हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था वो था हमारी इंट्रोडक्शन बेस्ड मीन कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर था हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स क्या है। तो ये लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखे तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए, आपको फिर ये नेक्स्ट टॉपिक समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इंडियन पॉलिटी। तो क्या किया था हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुआ था। बट इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान ऐड किए, वो कैसे कैसे किए, कहाँ से किए, ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा है इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास, यहाँ समझाती हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास दो टर्म्स आप समझ सकते हो, 2 टर्म्स आती हैं। पहला तो आता है कंपनी रूल, कि कंपनी का रूल है। ठीक है, कंपनी रूल। देन आपका है क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल। जो कंपनी का रूल है वो कंपनी का रूल चला आपका 1773 और 1858 तक। और जो आपका क्राउन रूल है वो 1858 से 1947 तक चला है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो हम चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द कंपनी रूल। कंपनी रूल को लाना क्यों पड़ा? कंपनी रूल से भी पहले हम पढ़ते हैं, हम नहीं पहले यही स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी रूल, द ब्रिटिश केम इन इंडिया 1600 एडी एज अ ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 एडी में इंडिया में एज अ ट्रेडर के रूप में आती है। चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ। वो कहाँ से आती है? वो एक चार्टर साइन करवा के आती है जो वहाँ की क्वीन थी। अब देखो, क्यून और किंग। जैसे लंदन है, लंदन में आज भी किंग और क्यून रूल करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी वहां पर जो क्यून थी वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, तो एलिजाबेथ फर्स्ट। तो उससे वो चार्टर साइन करके लेके आते हैं। वो चार्टर साइन करके आके इंडिया में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ठीक है, और ये है हमारा इंडिया की इस डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में हमारा वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये है आपका यूरोप, यहाँ पर इसका मैप है। यूरोप जो इस साइड में जो ट्रेड करने आती है, तो इसके लिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला गया। देन in 1765 company had purely trading function obtained the दीवानी। ठीक है, दीवानी राइट्स मीन रेवेन्यू और सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल और बिहार। इससे पहले आपको एक चीज समझाती हूँ कि ये दीवानी राइट होता क्या है और इसके मिलने के कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे बैटल ऑफ प्लासी और 1757 में जो हमारी बैटल ऑफ बक्सर 1760 में हुई। इसके बाद ब्रिटिश बोल रही हूँ, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे इंडिया में ट्रेडर एज वेल सिविल जो है वो राइट्स मिल गए। ठीक है, वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बैटल ऑफ प्लासी 1757। विक्ट्री गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन बंगाल। कहते कि जो जीत हुई थी, बैटल हुई थी। ठीक है, जो बैटल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया, वो इसमें जीत गई, विक्ट्री कर ली। बंगाल का फिर क्या हुआ, इस
इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बंगाल है, बंगाल में इसका बहुत इन्फ्लुएंस देखना को मिला। ठीक है, इसके बाद इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में। ठीक है, कंपनी कंट्रोल ऑन दी वास्ट रिसोर्सेज, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और पावर जो है लोकल रूलर है जैसे किंग है उन पर पावर रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो द रैपिड इंक्रीज इन द लेड टू वाइड स्प्रेड करप्शन, बट इसके साथ ये भी है कि इनकी जैसे जैसे मनमानी चलती गई तो कंपनी के में क्या हुआ कि लोग जो कंपनी के नुमाइंदे थे उन्होंने क्या किया, खुद पैसा कमाकर जो वो रिच होते गए और कंपनी को इसकी वजह से क्या हुआ, डेफिशिएट होना स्टार्ट हो गया, मीन घाटे में चली गई। तो करप्शन हुई, करप्शन के बाद कंपनी जो है वो उसका रैपिड जो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और पावर तो जो थी वो करप्शन की वजह से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, ये है आपकी बैटल ऑफ प्लासी 1757। फिर नेक्स्ट हुई बैटल ऑफ बॉक्सार। बॉक्सार में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो उनको ग्रांटिंग, उनको राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब है टू एबिलिटी टू कोलेक्ट टैक्सेस को कोलेक्ट करना और इनके सिविल राइट्स इनको मिलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इन्होंने रेवेन्यू को कलेक्शन करनी स्टार्ट कर दी, कंपनी की पावर बढ़नी स्टार्ट हो गई और एक्सप्लोटेशन मीन कि जो लोकल थे, जो इंडियन को, उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रॉब्लम भी आने स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हुआ कि एक पॉलिटिकल पावर आ गई इनके पास इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ से इनको मिले दीवानी राइट्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, बैटल ऑफ बक्सार आपका 1764। और उसके बाद है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो लंदन में बैठी है, उनको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाना पड़ा। ठीक है, उसके कारण क्या है, क्यों लाना पड़ा, क्या किया, इसकी वजह से कंपनी की पावर जो है वो इंक्रीज हो गई और करप्शन चलनी स्टार्ट हो गई। मीन यहाँ से क्या करते थे, जो कंपनी के नुमाइंदे थे वो अपना ट्रेड करते थे, रिच होते थे, अपनी कंट्री में वापस जाते थे और ऐश आराम करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से कंपनी डूब रही थी, बट जो कंपनी में काम करने वाले थे वो रिच होते जा रहे थे। तो कंपनी इंक्रीज इन कंपनीज वेल्थ। ठीक है, वाइड स्प्रेड करप्शन बिटवीन दी कंपनीज ऑफिशियल। अभी क्या करप्शन होनी स्टार्ट हो गई। अभी देखो, एक पर्सन है जो सेम कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, दो पर्सन है, एक पर्सन जो है वो करप्ट कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये पैसे कमा रहा तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। तो इसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो गया, करप्शन हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कंसर्न्ड अबाउट द अनचेक्ड पावर एंड इनस्टेबिलिटी इन इंडिया। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ये चेक करना स्टार्ट किया कि देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी करती क्या है, इसके ऊपर उन्होंने ओवरसी करना स्टार्ट कर दिया। देन ये बैटल जो हमारा आया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अभी देखो जो करप्शन हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कंपनी है वो डेफिशिएट में चली गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से जो कंपनी की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी वो बढ़ने स्टार्ट हो गई। कंपनी प्रमोटेड टू सीक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। फिर कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांगी, हेल्प मांगी कि हमारी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको सुधारने में हमारी मदद करो। देन फिर यहाँ से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक ना अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इंटरवीन करे कंपनी के अफेयर पे, कंपनी पर अपना मतलब देखें कि वो कर क्या रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो अब हम चलते हैं 1 मिनट पीछे। हाँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जो 2 बैटल्स हुई थी, पहली बैटल जो हमारी थी बैटल ऑफ प्लासी और दूसरी बैटल ऑफ बक्सार। तो उसके बाद जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सार हुई थी, उसके बाद जो कंपनी को था वो दीवानी राइट्स मिल गए। और कहाँ कहाँ मिले, कहाँ ग्रांटेड हुए, एक बंगाल में, एक बिहार में, एक उड़ीसा में। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। वो पहले क्या था,
ये जो एरिया जो बांग्लादेश है आज और जो वेस्ट बंगाल है ये आपका सारा बंगाल होता था। क्या होता था? बंगाल होता था। और ये बिहार और ये यहाँ का हिस्सा उड़ीसा था। इन 3 रीजन में क्या था? कंपनी को ग्रांट मिल गई कि वो क्या कर सकता है? कंपनी क्या कर सकती है? रूल कर सकती है, ठीक है, ट्रेड कर सकती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट है आपका, फिर जो हमारी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? टेरिटोरियल पावर को कैरियर चूज कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि जब उनको कंपनी को राइट मिले, उसके बाद कंपनी के राइट के बाद 1858 में स्पॉ इम्यूनिटी, जिसको हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा रानी झांसी की रानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई इस में लड़ी थी, ठीक है, वो रिवोल्ट था 1857, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि फिर क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी पावर थी वो अब ब्रिटिश क्राउन संभालेगा, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ये रूल तब तक चलता रहा जब तक हमारे देश को इंडिपेंडेंस नहीं मिली। इंडिपेंडेंस हमारे देश को कब मिली? 1947, ठीक है, यहाँ से 7 भी आएगा। ओके, तो फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश के लोगों को लगा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार करना है, जिसकी वजह से क्या होगा? लोगों को पता चलेगा, इंडियन लोगों को पता चलेगा कि क्या रूल्स हैं और क्या हमारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म की गई थी 1949 में, और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है होंद में आ गया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ब्रिटिश की कहीं ना कहीं रूट्स भी देखी जाती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में ब्रिटिश की रूल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनी रूल। कंपनी के में रूल जो है उसका फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1507, द कंपनी रूल 1773 और 1858 तक इसका रूल रहा था। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, ठीक है। तो फर्स्ट एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट की हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। दिस एक्ट वाज ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या किया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को इंडिया में, ठीक है। जो भी वो कर रहे थे उनको देखना स्टार्ट किया। Then it recognized for the first time political and administrative function of the company. उन्होंने political और administrative function को recognize start किया करना, ठीक है। It laid the foundation of central administration. इन्होंने central administration को भी मतलब इसकी फाउंडेशन रखी, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे आपको समझाती हूँ, पहले इतना मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ, ठीक है। तो आपका आ गया फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या आएंगे? इस एक्ट कि क्या फीचर्स निकल के आए, ठीक है। इस एक्ट के साथ क्या हुआ? गवर्नर जनरल, जो गवर्नर था बंगाल का, वो गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का। और इसके साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर असिस्ट किए गए। मीन की 4 लोग हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे, एडवाइजरी देंगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। तो हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं वो है लॉर्ड वारन हास्टिंग, ठीक है। गवर्नर ऑफ द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्या करेंगी? जो मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंसी, अभी आप प्रेसिडेंसी को ऐसे समझिए जैसे हमारी पंजाब स्टेट है, ठीक है, और हमारी हिमाचल स्टेट है और हमारी हरियाणा स्टेट है, ठीक है। ये तीनों क्या है? स्टेट हैं। उस टाइम इसको स्टेट्स नहीं बोलते थे, प्रेसिडेंसीज बोलते थे। तो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वो अब क्या करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हिसाब से चलना स्टार्ट करेंगे, उनको सब कुछ बताएंगे, ठीक है, और उनके रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया 1774 में, ठीक है। 1 चीफ जस्टिस रखा और 3 अदर जस्टिस रखे, ठीक है। मीन 3 अदर जज रखे सुप्रीम कोर्ट में,
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया? एट फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर है कि इन्होंने इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड, कंपनी को प्राइवेट ट्रेड करने से मना किया, ठीक है। प्रेजेंट्स लेने से मना किया, मीन गिफ्ट लेने से मना किया, ब्राइब मीन्स रिश्वत लेने से नेटिव जो वहाँ के लोकल रूलर थे, वहाँ से लोकल जो लोग थे उनसे ये प्रेजेंट्स और प्राइवेट ट्रेड और जो ब्राइब्स हैं वो लेने को मना किया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कंट्रोल किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है। मीन्स कि जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, कंपनी का जो हेड है उसको आप यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलोगे, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल जो भी अफेयर इंडिया में चल रहे हैं उसको रिपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, इसके टॉपिक के बारे में। तो अब हम करते हैं इसकी क्विक रिवीजन, ठीक है। अब हम जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसका ये है क्यू की प्रोविजन। क्या है आपका? की प्रोविजंस। तो की प्रोविजन में आपका फर्स्ट आएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारन हास्टिंग। लॉर्ड वारन हास्टिंग ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीन कि जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की फोर मेंबर जो हैं वो असिस्ट करेंगे। एक सेकेंड। जो फोर मेंबर हैं वो असिस्ट करेंगे, मीन एडवाइस देंगे, एडवाइजरी होंगे किसके? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, ठीक है, आप समझ जाना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसको असिस्ट करेंगे, मीन इसमें क्या वोटिंग सिस्टम होता था, ठीक है, वोटिंग सिस्टम से करेंगे और इसमें खुद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी वोट देता था। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है और गवर्नर जनरल बंगाल क्या कह रहा है कि नो, इस डिसीजन को मैं नहीं मानता, ठीक है, बट बाकी के जो चार मेंबर हैं वो बोल रहे हैं यस, ठीक है, यस। तो फिर जिसकी मेजोरिटी होगी वही मानना पड़ेगा, गवर्नर जनरल को वही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो नेक्स्ट है हमारा सबॉर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंसी। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि सबॉर्डिनेट ऑफ प्रेसिडेंसी मीन कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे वो क्या करेंगे? सबॉर्डिनेट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस टॉपिक पर? फॉरेन पॉलिसी पर। वो क्या करेंगे? फॉरेन पॉलिसी पर क्या करेंगे? इसके साथ सबॉर्डिनेट करेंगे। मीन्स फॉरेन पॉलिसी मीन्स आपका क्या रूल हो सकते हैं, क्या हमारे प्लान्स हो सकते हैं जब हमने इंटरेक्ट करना है कंट्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। ये मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसमें वन चीफ जस्टिस रखा और उन्होंने 3 जजेस रखे, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया? एट फोर्ट विलियम, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट ट्रेड और ब्राइबरी। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया कि कंपनी किसी पर भी जो प्राइवेट ट्रेड है वो नहीं करेगी, वो किसी से गिफ्ट नहीं लेगी, किसी से ब्राइब नहीं लेगी, किसी भी लोकल पॉपुलेशन से, ठीक है, वहाँ के नेटिव से कोई भी घूस नहीं लेगी और प्रेजेंट मीन जो आपके तोहफे नहीं लेगी और खुद प्राइवेट कोई भी ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपका है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो भी रेवेन्यू के रिलेटेड जो भी सिविल
ठीक है, मिलिट्री के रिलेटेड अफेयर होंगे इंडिया में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टेन्यूर ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो वहाँ जो आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टेन्यूर ऑफ डायरेक्टर्स मीन कि इनकी जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो 4 साल के लिए अपॉइंट होते थे। ठीक है, और एनुअली 1/4 के हिसाब से इनको रिटायर्ड किया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कंपनी में 40 मेंबर हैं, ठीक है, तो 40 का 1/4 करेंगे तो 4 ठीक है, तो 6 मेंबर हर साल जो एनुअली क्या होते थे? रिटायर्ड होते थे। ठीक है, ये थे इसके की प्रोविजंस जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो इस जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या था कि इस ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन मीन्स कि जो कंपनी करप्शन कर रही थी, मिसमैनेजमेंट कर रही थी कंपनी को, वो क्या करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? इसको एड्रेस करेगी, मीन कि इसको देखेगी। ठीक है, इसके सारे अफेयर को देखेगी। कंट्रोल ऑन EIC यहाँ पर क्या है आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करना स्टार्ट करेगी, रेगुलेट करेगी इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब क्या किया? सेंट्रलाइजेशन कर दिया। जो पहले इंडिपेंडेंट थे जैसे मद्रास के गवर्नर, बॉम्बे के गवर्नर, ये सारे क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, ये अपना अपना खुद देखते थे। बट अब क्या किया इन्होंने? सेंट्रलाइजेशन कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेड बना दिया इन सब का, और जो भी डिसीजन लेना है वो इसकी मींस ये लेगा जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो इन्होंने क्या किया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन की वजह से जो डेप्थ में चली गई थी, तो इन्होंने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और इसको इंडिया में फिर से इस्टेब्लिश करने को इम्प्रूव किया। ठीक है, यहाँ तक आपके हो गए ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आपको यहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसका इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंट पर। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंट मीन्स कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े और क्या क्या इसके मीन्स कि सिग्निफिकेंट क्या क्या इसके एडवांटेजेस थी। ठीक है, तो पहले क्या था? इन्होंने क्या किया? फर्स्ट स्टेप इनका रहा, इन्होंने फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि सेंट्रलाइज कर दिया कि पहले गवर्नर खुद इंडिपेंडेंट थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, सब उसको सबॉर्डिनेट करेंगे और उसके बताए ही एडवाइजर पर ही सब चलेंगे। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल फंक्शन। देखो इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड करने तो गई थी, बट वो अभी क्या कर रही है? वहां पर रूल कर रही है। तो उन्होंने रिकॉग्निशन किया कि पॉलिटिकल फंक्शन है जो वो क्या कर रही हैं? वो बिजनेस नहीं, वो रूल कर रही हैं इंडिया पर। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ये भी मैंने आपको समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया। कर्बिंग करप्शन मीन इसकी वजह से इन्होंने करप्शन को होने से रोका कि ईस्ट इंडिया कंपनी डेप्थ में ना जाए। इंक्रीज द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इन्होंने क्या किया? इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी रूल कर रही थी, अपनी मनमानी चला रही थी इंडिया पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके इम्पैक्ट हो गए, ये सिग्निफिकेंट भी साथ में हो गए। ठीक है, तो अभी आप चलते हैं हम लिमिटेशन एंड डिफेक्ट पर। लिमिटेशन एंड डिफेक्ट्स, तो इसके डिफेक्ट क्या है? लैक ऑफ गवर्नर जनरल वीटो पावर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ओके,
इसकी वजह से ही नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट होगी इसके एक्ट में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से समझोगे तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका लैक ऑफ गवर्नर जनरल वीटो पावर। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 मेंबर असिस्ट कर दिए, ठीक है। 4 मेंबर असिस्ट कर दिए तो उन्होंने क्या किया कि अभी वो मेजोरिटी रूल फॉलो करेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनके हिसाब से चलेगा, अगर इन्होंने यस कर दिया तो यस, अगर इन्होंने नो कर दिया तो नो, ठीक है। तो ये मेजोरिटी ओवरराइडिंग रूल हो गया। नेक्स्ट, जैसे इसको अगर आप एग्जाम्पल में समझेंगे तो एग्जाम्पल में ऐसे समझेंगे कि मान लो कि एक कैप्टन है, ठीक है। कैप्टन है आपकी किसी टीम का, तो वो आपका हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और उसके 4 हेल्पर जो होंगे वो आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होगी, ठीक है। जो यहाँ पर 4 मेंबर जो असिस्ट करके दिए थे वो आपके क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हो गए, ठीक है। तो मैंने ये पहले भी आपको बताया है, अगर गवर्नर जनरल बोलता है किसी चीज के लिए नो, तो अगर इसने बोल दिया नो तो ये 4 मेंबर की अगर मेजोरिटी हो गई ना कि यस ये होना ही होना है, तो इनकी मानी जाएगी, गवर्नर जनरल ही इसकी मानेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नो जो है आपका ओवर रूल हो गया यस पर, ओके। तो ये है लैक ऑफ गवर्नर जनरल वीटो पावर। अगर आपको वीटो को समझना है तो ये मैंने आपको वीटो को समझा दिया, ठीक है, वीटो पावर क्या होती है। तो नेक्स्ट है अनडिफाइंड यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अनडिफाइंड यूरिसडिक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ यूरिसडिक्शन ऑफ द। देखो, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसको एक रोबोट मिलता है, ठीक है, उसको एक रोबोट दिया जाता है, ओके। तो रोबोट में क्या होता है, एक तो होता है डिफाइंड, एक होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक हो गया आपका यूरिसडिक्शन। यूरिसडिक्शन इसको समझने के लिए कि चाइल्ड को रोबोट तो दे दिया, बट उसको जो अनडिफाइंड है मतलब कि वो नो वन क्लियरली wrote down और explain robot is supposed to do, means कि कोई भी नहीं जानता कि वो रोबोट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो यूरिडिक्शन मीन कि वो खुद से ही एज्यूम कर लेंगे, खुद से सपोज कर लेंगे, शायद साफ सफाई कर ले, घर को क्लीन कर ले, घर की जो थी चौकीदारी कर लेगा, ठीक है, वो खाना बना लेगा, ठीक है। तो ये इसकी यूरिसडिक्शन होगी। तो हम इसको बोलते हैं अनडिफाइंड यूरिसडिक्शन की, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तो जैसे जो रोबोट है, जैसे आपका जो रोबोट पावर है रोबोट की, उसको नो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, तो हम नहीं जान सकते कि कोई भी एग्जैक्टली हम क्या हैंडल कर सकता है वो, ठीक है। उसी तरह आपका क्या है कि सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया, सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया उन्होंने, पर फाइनल नहीं किया पावर को। उन्होंने बताया नहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हुई, कंफ्यूजन हुई, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनडिफाइंड यूरिसडिक्शन, ठीक है। आई होप आपको यूरिसडिक्शन समझ आ गया होगा। तो देन है आपका लिमिटेड कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया को रेगुलेट करना तो स्टार्ट कर दिया था, बट वो क्या था, पूरी तरह से कंप्लीट तरीके से इसको रेगुलेट नहीं कर पाए। तो ये थी इसकी लिमिटेशन, इसके डिफेक्ट, इसके लैक ऑफ जो कंसर्न थे, ये आपको मैंने समझा दिए। तो आज जो हमने टॉपिक किया, हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का हमने कंपनी रूल का
1774 से 1858 तक उसका फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से ट्रांसलेट कर दिया इसको, और आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसके साथ क्या हुआ कि कंपनी ने ब्रिटिश जो थे ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 एडी में, ठीक है, एज अ ट्रेडर आई थी कि अपना सामान बेचने आई थी। बट उन्होंने आकर देखा इंडिया में ये तो लोग खुद ही लड़ते रहते हैं। इनकी जो एक प्रेसिडेंसी का राजा है वो दूसरी प्रेसिडेंसी को देख के नहीं, मतलब अच्छा नहीं समझता, हाँ लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी समझा, ठीक है, इन्होंने उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने जो सामान बेचने के साथ साथ उन पर इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर 2 वॉर्स हुई जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद इनको दीवानी राइट मिले, 3 जगह पर दीवानी राइट मिले। जब इनको एक्सेप्टेंस मिल गई इस चीज़ की, इन्होंने फिर क्या करना स्टार्ट किया, अपना अपना जो बोलबाला था उसके हिसाब से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के जो खुद के नुमाइंदे थे, जो कंपनी के लोग थे जो असिस्ट कर रहे थे कंपनी को, मीन कि कंपनी में ट्रेडर के रूप में आए थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने प्राइवेटली ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कंपनी को इसका हिसाब देना बंद कर दिया, कंपनी को हिसाब देना बंद कर दिया। करप्शन हुई, कंपनी जो थी वो डेफिशिएट में चली गई, कंपनी क्या थी, डेफिशिएट में चली गई। तो फिर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्या मांगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांगी, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगी, ठीक है। तो कंपनी को भी जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, वो वैसे ही इनके ऊपर थी कि ये इंडिया में जाते हैं, इंडिया में जाकर ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इंडिया में जाते हैं, वहाँ से रिच होकर अपनी कंट्री में आते हैं, तो ऐश से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वहाँ पर ऐसा क्या है, इसको शायद देखना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए। तो ये उनके लिए एक मौका था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो वहाँ से आपका निकल के आया रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब इन्होंने क्या किया, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो बाकी का मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया था। अब आई होप कि आपको आप सब ने अच्छे से इसको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो आप दोबारा से इस लेक्चर को रिकॉल करना, आपको अच्छे से समझ आएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो यहाँ ये रेगुलेटिंग एक्ट 1770 की बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यू मस्ट सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू ऑल, thank you everyone. You please must subscribe the Mehra Mastery classes for next update, next polity lecture. Thank you all. Bye everyone. Jai Hind.